हे गाइस, वेलकम टू टुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोगों को पता होगा, आप यहाँ पे वीडियो देख पा रहे होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। जो रेलवे के एग्जाम हुए थे, आरआरबी के एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी जो हुए थे आपके दिसंबर 2020 से, है ना, 2020 से आपके अप्रैल 2021 तक, ठीक है गाइस। तो हम उनको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको जो उसके सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पेपर सॉल्यूशन में। ये जो आज है, ये मैं 1 अप्रैल, ठीक है, 2021 को जो हुआ था वो कराने वाला हूँ। ये पहला सेट है। ऐसे 125 या 136 सेट हैं, उनको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ओके गाइस, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, इसलिए क्या करना, आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए, हमें दे रखा है कि इफ़ ए बी अपॉन ए सी इजिकल टू बी डी अपॉन डी सी होता है। तो आपको याद रखना है, कभी भी अगर आपको ये वाला इस तरह से मिलता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, तो ये कहता है कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर एक वर्टिसेस से जाके दूसरी साइड पे अगर टच करता है, तो जो हमेशा साइडों का जो रेशियो रहता है वो इन साइडों के रेशियो के बराबर रहता है। कहने का मतलब है कि जो साइड का ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो रहेगा, वही रेशियो बी डी अपॉन सी डी का रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो इससे पता चल जाएगा कि जो ए डी है वो क्या हो जाएगी गाइस, ये बाइसेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो दो दो एक एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब ये 28 डिग्री है, तो ये भी 28 डिग्री रहा होगा, और ये 28 डिग्री रहा होगा। तो इसका मतलब एंगल ए जो रहा होगा वो 56 डिग्री रहा होगा, और एंगल बी जो रहा होगा वो आपका निकालना है आपको, और एंगल सी आपको 60 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब है ए और सी की जो वैल्यू आ गई वो 116 डिग्री आ गई। और अगर आपको पता चल चुका है कि ए प्लस सी की जो वैल्यू 116 डिग्री आ गई, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 आएगी, क्योंकि तीनों एंगलों का सम। तो ये देखो ना, ये जो ट्राइंगल होता है उसमें ए प्लस बी प्लस सी का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ए सी का सम 116 हो गया, तो बी का सम हो जाएगा 64 डिग्री। होप्स आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, अगेंस्ट विच एक्ट महात्मा गांधी ने क्या लोगों से कहा था कि 6 अप्रैल 1919 को एक नॉन वायलेशन अपोजिशन की तरह मनाएं। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को 1919 को लोगों से आग्रह किया कि आप जाके क्या मनाएं? नॉन वायलेशन अपोजिशन डे मनाएं, ठीक है। नॉन वायलेशन अपोजिशन के लिए क्या किया, लोगों से वो किया, ठीक है, आग्रह किया। तो आपको ध्यान रखना। तो ये वैसे गांधी जी ने, आपको पता है कि नॉन वायलेशन गांधी जी ने क्यों किया था, स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून बोलते हैं इसे, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट या काला कानून, काला कानून। इस काला कानून के तहत क्या कर सकते थे? इस काला कानून के तहत ब्रिटिशर्स क्या कर सकते थे गाइस? ब्रिटिश किसी भी जो रेवोल्यूशनरी था, है ना, कोई भी जो रेवोल्यूशनरी था उसको क्या कर सकते थे? डिटेन कर सकते थे। मतलब उसको बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के, बिना किसी अभियोग चलाए हुए, उसको क्या उसे बिना उस पर क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूट किए हुए, बिना उस पर कोई अभियोग चलाए हुए उसको क्या कर सकते थे? गिरफ्तार कर सकते थे, और पुलिस अपनी उसमें रख सकती थी, ठीक है। तो किसी पे अगर शक भी होता था तो उसको भी गिरफ्तार कर लेते थे। तो इस वजह से इसे रॉलेट कानून क्या बोला जाता था? काला कानून बोला जाता था, ठीक है। इसमें से उनको पुलिस क्या कर सकती है, किसी को अगर उसको शक भी है तो वो उसने कोई क्राइम भी नहीं किया, बस शक के बिना पे ही उसको क्या कहता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे डिटेन किया जाता था। ना उसे जज के समय या कोर्ट में उसे क्या पेश किया जाता था, बस उसे पुलिस अपने पास रख सकती थी, ठीक है। गाइस, तीसरा तीसरा क्वेश्चन आया है यहाँ पे बॉड मास का। आप जानते हो बॉड मास को, BODMAS। बॉड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये बोला है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ब्रैकेट वाला ये है, तो उसको खोल दो। तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 इंटू डिवाइडेड बाई 6, ये 3 दे रखा है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 1/2, क्योंकि 6 नीचे चल जाएगा ना और 3 ऊपर आएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 3 से 3 कटा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 इंटू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आपका आंसर जो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NBFC। NBFC क्या होती है? नॉन, ठीक है। तो NBFC का फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनीज। दोस्तों इसका ये वैसे, ये मैं बता दूं, कंपनी एक्ट जो आया था आपका, कंपनी एक्ट,
कंपनी एक्ट ऑफ 1956 से इसको लागू किया गया था। इसका काम क्या गाइस, इसका काम है जो भी क्या करेगा, ये एक तो प्रोवाइड लोन कराते थे, ठीक है, लोन को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, लोन प्रोवाइड कराते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ शेयर, शेयर का अधिग्रहण करना, शेयर खरीदना, ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लेना, जो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, उन बॉन्ड्स को लेना, ठीक है, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो करना, सिक्योरिटीज लेना, ठीक है, स्टॉक्स में काम करना, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स लेना, शेयर्स लेना, बॉन्ड लेना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेना। तो ये सब क्या होते हैं, बेसिकली ये कहते हैं इशूड बाय द, जो इशू करता है इन सब का ये क्या करता है, एक्विजिशन करता है, ठीक है गाइस, हायर परचेज करता है ये, ठीक है। तो ये सब इनके काम होते हैं एनबीएफसी के, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। कंपनी का 1950 से आया था और ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, इन्वेस्टमेंट कराते हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कराते हैं, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टॉक्स, हायर परचेज वगैरह कराते हैं। लेकिन ये कभी भी क्या करते हैं, डिपॉजिट नहीं करते, जमा थोड़ी करते, ये तो देते हैं, ठीक है, पैसा लोन देना किसी को, इन्वेस्टमेंट ना करना कहीं पे, ये डिपॉजिट थोड़ी करेंगे, जमा थोड़ी करेंगे ये। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ बोला कैन नॉट बी द फंक्शन, फंक्शन नहीं हो सकता एनएफसी का। तो एनबीएफसी का मैंने बता दिया, इनका काम होता है पैसे को मार्केट में लेके आना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, लोन प्रोवाइड करना, एक्विजिशन ऑफ शेयर, शेयर खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, है ना, इन्होंने शेयर खरीदे तो ये पैसे तो देंगे। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लेते हैं ये, और गवर्नमेंट को पैसा आ जाता है फिर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जो एनबीएफसी का काम नहीं पूछा है तो आपको लिखा हुआ एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट, लेकिन आप ये लिख सकते हैं काम किया है, तो आप अपनी कॉलम में लिख सकते हैं। फिर आपको एक पांचवा क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है टेन थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है। इसका मतलब है जैसी आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा है कि 2 sin थीटा cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो 2 का 2 लिख ले, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 145 की वैल्यू होती है 1/√2, और माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक जो स्क्वायर होता है वो साइन का उल्टा होता है, और sin 40 की वैल्यू √2 है तो इसकी हो जाएगी √2 का होल स्क्वायर। होप्स आपको बात समझ आ गई होंगी। यहाँ से √2 इंटू √2 2 बन जाता है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, दैट मीन्स -1, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 जो आया था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से ही आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट की गई 1935 की, ठीक है। ओके गाइस, तो कई बार डेट पूछा है तो आपको डेट याद रखनी है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में आया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। और एक और चीज़ याद रखना है आपको, पहले इसका जो हेडक्वार्टर था 1935 से लेकर 1937 तक जो हेडक्वार्टर था आरबीआई का, वो कहाँ था, तो वो कोलकाता में था, ओके। और 1937 के बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। और ये पूरी की पूरी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है हमारे देश में, है ना, इन्फ्लेशन और बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अमाउंट डबल इटसेल्फ, ठीक है, एक अमाउंट खुद का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इटसेल्फ ऑन द सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स, ठीक है, इन 4 ईयर, देन व्हाट परसेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो इसका मतलब क्या है कि डबल कब होगा, देखो सपोज आपका कोई अमाउंट प्रिंसिपल पी था, तब वो कितना हो जाएगा 2p, तभी तो बोलेगा डबल हो गया। डबल होने का मतलब क्या है कि एक जो आपका अमाउंट थी ना p, वो फिर से p होगी, तो इसका मतलब है आपको जो इंटरेस्ट मिला है, जो इंटरेस्ट मिला वो कितना होगा गाइस, p होगा कि नहीं होगा, जो इंटरेस्ट तभी तो 2p हो जाएगा। तो आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है वो क्या होता है, एसआई का जो फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये p क्या है गाइस, पे इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे आपको रेट निकालने के लिए पूछा है कि रेट कितना होगा, तो गाइस यहाँ पे देख रहा p से p कट जाएगा, है ना, बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय t की जगह t लिख दोगे आप और r आ जाएगा, तो रख दो, t की जगह 4 रखोगे तो r आ जाएगा आपका 25%, है ना। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था, तो 25% आपका आंसर इनको दे रखा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर का मतलब क्या है, जो आर्टिफिशियल है गाइस, है ना, आर्टिफिशियल जो प्रेजेंट है वो आर्टिफिशियल क्या फाइबर जो हमने बनाया है। तो आर्टिफिशियल जो फाइबर बनाया है वो कौन सा है, तो यहाँ देखो जूट जो होता है वो भी क्या है आपका नेचर से मिलता है, सिल्क भी आप जानते हो नेचर से मिलता है, और लाइनेन भी क्या होता है
एक प्रकार का फाइबर होता है जो नेचर से ही मिलता है। रेयनी एकमात्र ऐसा जो फाइबर है जो मैन मेड होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है। आर्टिफिशियल फाइबर है जिसको मैंने एम से नेचुरल फाइबर और रेयनी क्या हो गया आपका आर्टिफिशियल फाइबर। कई बार अगर आपसे पूछ लिया पहला सबसे पहला कौन सा बनाया था, फर्स्ट मैन मेड फाइबर कौन था, है ना, सबसे पहला मैन मेड फाइबर, सबसे पहला फाइबर कौन सा बनाया था, तो आप याद रखोगे नायलॉन। ठीक है गाइस, नायलॉन पूछा जाता है। कब बनाया था, 1930 के आसपास बनाया था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है लेकिन 1930 के आसपास बनाया था। ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो देखो भाई जो नेशनल साइंस, अगर आपसे नेशनल साइंस डे पूछता है ना, नेशनल साइंस डे, तो आपको याद रहना चाहिए ये कब था, 28 ऑफ फेब को मनाया जाता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछा है आपसे, यहाँ आपसे क्या पूछा हुआ है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपको याद रखना है 11 मई को मनाया जाता है। और 11 मई, और ये कब से मनाया जा रहा है, 2002 से, 2002 से 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है। पहला, सबसे पहला दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो आपको नाम याद रखना है इनवैक। ठीक है, इनैक इसका नाम था, INIAC, इनैक। ठीक है, इनैक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है। बात करते हैं हम, विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। देखो भाई, इंसुलिन होता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो होता है, जो हमारे इसमें क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर ब्लड शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन कम हो जाए, ठीक है, इंसुलिन अगर बॉडी में कम हो गया गाइस, तो क्या हो जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, डायबिटीज हो जाएगी अगर इंसुलिन कम हो गया। और अगर सॉरी, इंसुलिन अगर कम हो गया तो शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इंसुलिन अगर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा। जो हमारी बॉडी से शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइकोमा, सॉरी, हाइपोग्लाइकोमा नामक बीमारी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो बॉडी में जो कंट्रोल करता है वो करता है इंसुलिन। ओके, कई बार पूछा जाता है इंसुलिन को रिलीज कौन करता है गाइस। ठीक है, इंसुलिन को रिलीज करता है आपका पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज आपका क्या करता है, ये रिलीज करता है। अच्छा, कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं, शुगर सोचते हैं चीनी है, शुगर चीनी नहीं है, ग्लूकोज होता है। ठीक है ना, कई बार आपको ग्लूकोज, शुगर ग्लूकोज होता है। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, शायद से आपको क्वेश्चन ढंग से दिख रहा हो ना दिख रहा हो। टू कार्स कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर एंड 55 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो कार है, एक C1 कार है जिसकी स्पीड 45 है, दूसरी C2 कार है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन वन कार टेक्स 32 मिनट मोर देन द अदर कार कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, कह रहा है कि हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन वन कार टेक्स 32 मिनट मोर देन द अदर कार। तो पूरा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी। तो गाइस देखते हैं कि इसका स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा रहता है। तो अगर मैं कहता हूँ इसकी, इन दोनों की स्पीड मैंने लिख दी, C1 कार की स्पीड यहाँ पे लिख दी, C कार 2 की स्पीड यहाँ लिख दी, तो मैं 5 से काटता हूँ तो 5 9 जा 45, 5 10 जा 10। अब जो टी का रेशियो आएगा वो हमेशा उल्टा होगा, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 10 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। ठीक है, तो जो C1 कार थी उसने 10 यूनिट टाइम लिया तो इसने 9 यूनिट टाइम लिया। और इन दोनों का गैप जो है, एक का गैप है 32, इसका मतलब है इसने लिए 320 मिनट। ठीक है, किसी चीज को कवर करने में, और इसने जो लिए हैं कितने टाइम लिए, 9 2 जा 18, हार लगी 1, 9 27 और 28 मिनट। ठीक है गाइस, इसने लिए 320 मिनट किसी चीज को कवर करने में और उसने लिए हैं 288 मिनट। तो अगर मुझसे पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मुझसे पूछा हुआ है स्पीड इनटू टाइम, तो कर लीजिएगा ये। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इसकी स्पीड थी 45, अब टाइम था 320 मिनट। तो 320 मिनट को मुझे किस में करना पड़ेगा गाइस, 60 मिनट में कवर अप करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मिनट में और मुझे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा, क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में। तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और 3 2 जा 6 और 3 15 जा 45, है ना, 15 3 45, तो 15 आ जाएगा, और मैं यहाँ से करूँगा 2 आ जाएगा। अगर आप इसको देखोगे तो 15 इससे कटोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बता देता हूँ कि आप क्या करो, 16 इंटू पहले 10 कर लो, तो आप बोलोगे
ये आ जाएगा 160, दिमाग में करना है। और 5 16 जा 80, तो 80 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 240, तो 240 द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा टू प्रोपोगेट द राम राम मोहन राय आइडिया। तो तत्वबोधिनी सभा किसने खोजी थी? तो आपको याद रखना है, जो तत्वबोधिनी सभा थी वो आपकी 1839 में खोजी गई थी। कहाँ खोजी गई थी? 1839 में कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में खोजी गई थी 1839 में। किसके द्वारा खोजी गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा खोजी गई थी। तो आपको एक आंसर याद रखना है, 1839 में खोजी थी, बेसिकली 6 अक्टूबर 1839 में कोलकाता में। ओके गाइस, और आपसे पूछा था राम मोहन राय ने कौन सी सभा खोजी थी? तो आपको लिखना है ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज को खोजा था कब? 1828 में, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने सती प्रथा के लिए काम किया था, है ना, सती प्रथा के लिए काम किया था। और सती प्रथा के इनकी मदद करने के लिए क्या क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक एक्ट भी पास किया था, ठीक है, जिसे सती प्रथा को रोकने में मदद मिली थी, ठीक है गाइस। तो आप ये सब चीजें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, एंड ही वर्क फॉर 21 डेज, उसने 21 दिन काम किया है। देन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी कैन टुगेदर द कंप्लीट द वर्क। तो देखिए भाई, अगर ए ने 24 दिन काम कर सकता है और ए ने 21 दिन काम किया, तो अगर ए ने 21 डेज काम किया गाइस, तो उसने कितना यूनिट काम कर लिया होगा? 21/24 काम उसने कर लिया होगा। तो मैं इसे काट लेता हूँ, 3 7 21 और 3 8 24। तो इतना काम तो ये कर चुका है ना गाइस, ए ने इतना काम कर दिया। तो रिमेनिंग कितना काम बचा होगा बताइए? रिमेनिंग काम हम बोलते हैं 1 माइनस ऑफ जितना काम हो गया होगा, क्योंकि हम एक ही काम कर रहे थे। तो यहाँ से आप बोलोगे कि 1/8 काम क्या था? बचा हुआ था। और बी ने इस 1/8 काम को, बी ने किसी 1/8 काम को कितने दिन में किया? 5 डेज में किया। तो बी अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा? तो ये 8 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 40 डेज, ठीक है। अब ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? तो इसका हम बोलेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 3 से, ठीक है ना। तो 5 और 3, ठीक है। तो अगर अब ये दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और 3। तो अगर ए प्लस बी किसी काम को बोलते हैं, दोनों को दोनों मिलके काम करते हैं, तो टोटल काम होता हमारे पास 120 यूनिट काम होता, और इसको हम 8 से डिवाइड करते तो आपका आता था 15 डेज। तो 15 दिन में क्या करते दोस्तों, ये उस काम को कंप्लीट कर देते। तो ये आपका आंसर होगा, इस तरह से आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें से पूछा हुआ है आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म, मतलब दूसरी टर्म से जो रिलेटेड है। तो देखो, ये बैट जो है वो क्रिकेट में यूज होता है, स्टिक किस में यूज होती है? स्टिक होती है हॉकी में यूज, क्योंकि टेनिस में तो आपका रैकेट यूज होता है, बास्केटबॉल में आपकी बॉल यूज होती है, और बैडमिंटन में भी आपका टेनिस यूज होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे। तो हॉकी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अब आपसे फिर से मैथ का क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी का आपको फाइंड आउट करना है। आप जानते हो कि कभी भी कोई सर्कल से, अगर डायमीटर से मैं किसी भी सर्कल के कोई भी कोने में अगर मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा, ये डायमीटर से, अगर मैं डायमीटर से बनाऊंगा तो वो हमेशा 90 डिग्री पे ही काटेगा, और 90 डिग्री में काटेगा तो ये कुछ ट्राइंगल ऐसे होगा जो 90 डिग्री होगा, जिसकी एक साइड 20 दे रखी है और एक साइड आपको 16 दे रखी है। तो आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी होगी? ये जो परपेंडिकुलर डली रहती है, जो लंब पड़ी रहती है, उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 16 इंटू 20। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से 10 काटूंगा तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आर बोथ द फैक्टर्स। अगर ये दोनों इसके फैक्टर है गाइस, तो अगर ये फैक्टर है गाइस, तो मुझे एक चीज ध्यान में रखनी है
क्या ध्यान में रखनी है कि अगर ये इसके फैक्टर्स हुए तो अगर जो इनकी वैल्यूज होगी ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं छूटेगा अगर इसके फैक्टर होंगे। तो मैं कह देता हूँ पहली कंडीशन कि 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखो, y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। और जैसे ही y की वैल्यू 1/4 आ गई तो आप इस वाली इक्वेशन में जाके पुट कर दोगे, तो p इंटू 1/16 आ जाएगी प्लस 15 इंटू 1/4 आ जाएगी माइनस q की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये इसके फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है तो मतलब जो ये वैल्यू होगी ये कंप्लीटली 0 डिवाइड करेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा p/16 प्लस 15/4 माइनस ऑफ q इक्वल टू 0। और इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं गाइस, मैं इसको 16 बना देता हूँ, तो अगर मैं जैसे 16 बनाऊंगा तो p प्लस q इस वाली इक्वेशन में मुझे 4 बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 60 हो जाएगा माइनस 4q हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस 16, ये 16 हो जाएगा, ठीक है, ये 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ p माइनस 16 q इज इक्वल टू माइनस 16 लिख सकता हूँ। फिर दूसरी कंडीशन आती है कि y इज इक्वल टू माइनस 4, तो जैसे ही मैं माइनस इज इक्वल टू माइनस 4 रहता हूँ ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी 16p माइनस ऑफ 60 और माइनस ऑफ q इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, तो 16p माइनस q इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60, यहाँ पे पॉजिटिव का 60 है, यहाँ पे नेगेटिव का 60 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 60 इज इक्वल टू 16q माइनस ऑफ p, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है ना, मैंने चेंज कर दी चीज़, ठीक है, इधर दो, तो अब यहाँ पे 16q है, यहाँ 16p है, तो 16p माइनस q। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, देखो इन दोनों को मैंने उठा के इधर, क्योंकि दोनों 60 के इक्वल है ना, तो 16pq माइनस q इज इक्वल टू 16q माइनस p है ना गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये p इधर जाएगा तो ये 15p हो जाएगा, सॉरी 17p हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 17q हो जाएगा। तो इसका मतलब 17 से 17 कट जाएगा और p इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, p इज इक्वल टू q के बराबर, ठीक है ना। तो 17 से 17 कट जाएगा और p इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, p इज इक्वल टू q के बराबर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर दे रखा है। होप सो आपको बात समझ आ गई है, ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा या फिर इसकी जो वैल्यू है वो इसमें डालूंगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसमें बोला है कि चार दे रखा है, ठीक है ना, इसका ये क्या है क्वाड क्यूब नहीं है इसका, आप याद रखोगे तो ये जगह 4 इंटू, तो यहाँ पे कितना दे रखा 2 2 4 6, तो मैं लिख देता हूँ 81, ठीक है, 81 को और नीचे मैं दे देता हूँ 6 0 1 2 3 4, ठीक है 5 6, तो स्क्वायर रूट है गाइस, तो स्क्वायर रूट होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 4 इंटू 9 बाहर आ जाएगा और 6 की जगह 3 जीरो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जगह 4 9 36 डिवाइडेड बाय आपका 3 जीरो, और 3 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा 0.036, पीछे से 3 जीरो हटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा दो क्या आंसर। अटेंडेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अध्यक्ष अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष सुप्रीत का पूरा पूरा अर्थशास्त्री और कौटिल्य ने ही यहाँ पे लिखी है, और जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है ना आपके विष्णुगुप्त ने लिखी है, इसका नाम और क्या था, विष्णुगुप्त भी बोलते थे, नहीं विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्ता जो थे गाइस, तो विष्णुगुप्ता उन्होंने एक अर्थशास्त्र भी लिखे है, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी नहीं है, आप याद रखना ये इकोनॉमिक्स नहीं है, जो आप अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाली इकोनॉमी नहीं है, अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल साइंस पे लिखे थे, और यही इनके क्या थे उस पर मौर्यन पीरियड में वहाँ उन्होंने क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को करते थे, तो उन्होंने ही अध्यक्षा लिखी होगी, तो कॉमन सी बात हो गई, आप सेंस का यूज भी कर सकते थे इस बात पे। नेक्स्ट देखते हैं, इन इफ द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब क्या, ठीक है, और यहाँ से आर कट गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि दोनों को इक्वल कर दिया तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है आपसे। फिर पूछ रहा विच इज रिवर एसोसिएटेड विद द धुआंधार फॉल्स, तो ये बहुत फेमस है धुआंधार फॉल्स, ये नर्मदा रिवर पे ही है धुआंधार फॉल्स। अच्छा कौन सी जगह पे, तो आपको याद होना चाहिए ये कहाँ पे है, धुआंधार फॉल है कहाँ पे, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, 2 नंबर है मेरे पास 1 और 2, उनका जो रेशियो दे रखा 3:2 दे रखा। इफ 8 and 6, इसमें से क्या किया, इसमें से मैंने 8 हटा दिया, तो अगर मैं इसको इस नंबर को लिखूं तो 3 - 8 लिख दिया मैंने गाइज, और दूसरा नंबर जो तो मेरा था वो 2x - 6 है, इसमें से क्या क्या मैंने 8 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है और इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर रिस्पेक्टिवली,
द रेशियो बिकम्स 8/5। अगर मैं इसमें से क्या करूँगा, पहले वाले नंबर में से मैंने 8 माइनस किया और दूसरे नंबर में से मैंने 6 माइनस किया, तो जो रेशियो बनेगा वो 8/5 बनेगा। तो ये बोल रहा कि हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है, मतलब ये जो दो नंबर है इनकी वैल्यू निकालनी कि नंबर क्या होंगे। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, इज इक्वल टू ऑफ 18 टू 16 x माइनस ऑफ 8 48। अब इस इधर ले आओ, इसको इधर ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों नंबर कौन से हो जाएंगे, एक 3x हो जाएगा, एक 2x हो जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगा आपका 8 3 24 और दूसरा नंबर हो जाएगा 16। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है गाइस। अगर लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, आप क्या देखो, इन दोनों का गैप देखो, 3x माइनस 8 अपॉन 2x माइनस 6 का इजिकल टू 8/5। इन दोनों नंबर का गैप कितना है, 3 का गैप है। इनका गैप देखो, तो एक तो x का गैप है और एक 2 नंबर का गैप है, ठीक है ना। तो एक x का नंबर का गैप है, एक 2 नंबर का गैप है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का गैप देखोगे तो एक तो यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, तो एक x, फिर यहाँ पे -6 है, -8 है, तो इन दोनों गैप जो है -2 का है। तो इन दोनों का गैप कितना है, x -2 का, इन दोनों का गैप, और इन दोनों का गैप है 3 का। तो आप ये 3 इस पहले वाले में मल्टीप्लाई करोगे और जो गैप है इन दोनों का वो इस पहले वाले में मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको सिंपल लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूंगा आप, 3x - 8, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और 8 × x - 2, ठीक है। तो यहीं से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 और x की वैल्यू 8 आ गई, तो आपका आंसर होगा 24 और 16। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना। यहाँ पे अब आ रहा है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, कौन से अमेंडमेंट को। तो 42 अमेंडमेंट को कहा जाता है भाई, बहुत बढ़िया बात है। और आपको याद रखना है 42 अमेंडमेंट में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, ठीक है गाइस। तो आप, सॉरी थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, टेक्निकल इशू। तो 42nd अमेंडमेंट में 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। 1975 में एक नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, और उसके तुरंत बाद क्या हुआ था, 1976 में एक 42 अमेंडमेंट लेके आया जाता है। और इस अमेंडमेंट में क्या क्या आ जाता है, 3 वर्ड्स को जोड़ा जाता है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। किसको, हमारे प्रीमेबल को। इन 3 वर्ड को क्या कहता है, हमारे प्रीमेबल, हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42 अमेंडमेंट को। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है गाइस, वो कहा जाता है क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखते हैं। और कौन, अगर आपसे मैं एक इसी चीज को डिस्कस करूं तो कौन सा आर्टिकल यूज होता है आपके अमेंडमेंट करने के लिए, तो आर्टिकल 368, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 368 का यूज करके ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैलकुलेट, ठीक है, डियरनेस अलाउंस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर इंक्रीज इन प्राइस इन इंडिया। तो इंक्रीज मतलब कौन सा प्राइस इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, यूज करती है। तो आप याद रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ठीक है, सीपीआई का यूज करती है गवर्नमेंट। वैसे मैं आपको बताता हूँ सीपीआई होता क्या है गाइस। सीपीआई देखो, सीपीआई एक्चुअल में होता क्या है, इसे बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ये करता क्या गाइस, ये करता है कि ये कोई भी हम एक बेस ईयर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं अभी के बारे में बात करें, तो जो हमारा बेस ईयर है वो 2012 का है। हम 2012 के हिसाब से क्या देखेंगे गाइस, हम देखेंगे कि कितना जो रिटेल प्राइस है ना, ये बेसिकली जो सीपीआई होता है वो मेजर करता है, मेजर द चेंज इन द प्राइस, चेंज इन द प्राइस, कि 2012 के हिसाब से कोई चीज में कितना प्राइस में चेंज आया। अब जैसे 2020 है, सब 2020 है, ठीक है, मान के चल लेता हूँ ये 2012 में, कोई 2012 में किसी चीज की प्राइस 10 रुपये हो गई, अब 2020 में वही चीज आपको 15 रुपए की मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्रीज तो हुआ है ना, इसके हिसाब से हम ये नहीं देखेंगे उसकी प्राइस कितनी थी, हमें देखेंगे वो 2012 में 10 रुपए की थी और अभी 15 रुपए की है। तो ये जो चीज होता है ना, ये चेक करता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम इसमें कोई एक बेस ईयर ले लेते हैं जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से 2012 है, और इसमें क्या करते हैं, ये करता क्या है, सीपीआई करता क्या है, ये करता है मेजर द चेंज इन द प्राइस। ठीक है, प्राइस इन द रिटेल मार्केट, इन द रिटेल मार्केट, ये भी लिख सकते हो आप, रिटेल मार्केट। तो बेसिकली किसी ईयर से चेक करेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि महंगाई भत्ते को कैसे चेक करेगी, तो महंगाई भत्ते को करेगी कोई बेस ईयर में। ठीक है, कोई बेस ईयर से चेक करेगी कि कितनी महंगाई आई है भाई, कोई 2012 के हिसाब से 2020 में कितनी महंगाई हुई है ना। 10 रुपये 2012 में 10 रुपये थी या 15 रुपये गई, तो महंगाई बढ़ी है। तो बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये काम करता है।
ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पिटक और सुप्ता पिटक आर द कंपाइलेशन ऑफ द हुज टीचिंग। आपको याद रखना है विनय पिटक और सुप्ता पिटक है बुद्धिज्म से रिलेटेड, ठीक है, और बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। विनय पिटक है, सुप्ता पिटक है, अभिधम पिटक है, ठीक है ना। और लास्ट में जो सबसे लास्ट इनका जो है, लास्ट जो है उसे बोलते हैं वामसात पक्षी, वामसात पक्षी, ठीक है, वामसात पक्षी इनका लास्ट सबसे ग्राउंड है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा और ध्यान रख लेना कि ये जो आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना आपकी, किसके टाइम पे हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी, है ना। अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी कहाँ? विजयगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी अजात शत्रु के टाइम पे। तो इसको क्या हुआ दोस्तों, इसी के टाइम पे ना आपकी ये बनी थी, कौन बनी थी? सुप्ता पिटक फर्स्ट बुद्धि काउंसिल में, सुप्ता पिटक का और विनय पिटका, ठीक है ना। दो पिटकास बने थे, एक सुप्ता पिटक बना था, एक विनय पिटक बना था। जो सुप्ता पिटक था, ठीक है, ये क्या था? बुद्धों की शिक्षाओं के लिए था, बुद्धों की शिक्षाओं के लिए था, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे, बुद्धों की शिक्षाओं के लिए था। और ये किसने बनाया था? आनंद ने, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। और जो विनय पिटक था, ये संघ के रूल थे, इनके रूल थे, संघ के रूल, ठीक है, संघ के रूल थे। और ये था उपाली ने, ये बनाया था उपाली ने, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखोगे आप। थोड़ा सा और अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसमें बुद्धिज्म के लोग क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। बुद्धिज्म के लोग अलग अलग उसमें बट गए थे। कैसे बट गए थे मैं आपको बताऊं। इसमें ये हुआ था कि जो फॉलोअर्स थे इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है। एक का नाम था सतवीरा और दूसरे का नाम था महासंघिका, महासंघिका। सतवीरा जो थे ना, ये कौन थे? जो शादीशुदा लोग थे, मैरिड लोग, मैरिड लोग ये वाले सतवीरा को कर सकते थे। और महासंघिका, महासंघिका को वही कर सकते थे जो गृह त्याग करते थे, ठीक है, बुद्धिज्म को। ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, ठीक है। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी आपकी कहाँ हुई थी? ये वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और ये इसके जो वो थे, वो उसका नाम था कालाशोक, कालाशोक। ये किसका? शिशुनाग डायनेस्टी का था। तो ये सब चीजें याद रखते हो, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है गाइस। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज याद रखना, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि अशोक के मौर्य था ना, अशोक उसके टाइम पे हुई थी। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर पे लिख रहा हूँ, आप लोग देख लेना कि मौर्य जो था ना, मौर्य, आपको पता है अशोक बहुत ज्यादा फेमस किंग था, अशोका, ठीक है। मौर्यन साम्राज्य का अशोका था। तो इसके टाइम पे हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट हुई थी। और इसमें इन्होंने क्या किया था, एक आपकी क्या लिखी थी? थर्ड पिटक आया था, ठीक है, थर्ड पिटक आया था। थर्ड पिटक कौन सा आया था? जो मैंने बोला अभिधम पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक आया था आपका। किसके टाइम पे आया था? अशोका का टाइम पे आया था। और इसमें क्या है गाइस, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो बौद्ध भिक्षु थे ना, बौद्ध भिक्षु, उनकी जीवनी लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है। तो ये थर्ड अशोका के टाइम पे आया, तो आपको याद रखना है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो कहाँ हुई होगी? अशोका की वो कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी, तो पाटलिपुत्रा में ही हुई थी, ठीक है ना। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो राजगृह में थी अजातशत्रु के टाइम पे। यहाँ पे दो आए थे, सुप्ता पिटक, विनय पिटक। सुप्ता पिटक जो तो बुद्धों की शिक्षाओं से रिलेटेड था, विनय पिटक संघ के रूल थे, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? बुद्धिज्म जो दो उसमें बढ़ गया था, एक सतवीरा था और एक था महासंघिका। महासंघिका जो लोग गृह त्याग करके करना पड़ता था, और सतवीरा मैरिड लोग भी कर सकते थे। और एक हुआ था, ये वैशाली में था, कालाशोक शिशुनाथ डायनेस्टी का राजा था, उसमें आता। थर्ड जो था वो था मौर्य था, मौर्य के टाइम पे होता, पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल। और इसमें थर्ड पिटक का निर्माण हुआ था, जिसका बोलते हैं अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक में बौद्ध भिक्षुओं की बायोग्राफी थी। ये सब आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ दी बोधिसत्व, बोधिसत्व, बोधिसत्व किससे रिलेटेड है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये बोला बोधिसत्व किससे एसोसिएटेड था? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड था, ठीक है ना। बेसिकली मैं बताता हूँ, बुद्धिज्म से रिलेटेड था। और आप अभी महायान और आपको पता होना चाहिए कि महायान और हीनयान में दो भागों में टूट गया था, ठीक है, दो भागों में टूट गया था। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी उसमें? बुद्धिज्म। जब आपकी फोर्थ काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, देखो तीन काउंसिल तो मैंने ऊपर पढ़ा दी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी, किसके? उसमें कुषाणों के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो कनिष्क राजा था,
कनिष्क का राजा था, जो कुषाणों का राजा था, कुषाणों का राजा था। और इसने कश्मीर में, कई बार पूछा भी जाता है, ये कश्मीर में क्या हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसमें जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसका नाम है, एक का नाम है हीनयाना और दूसरे का नाम है महायाना, ठीक है। हीनयाना महायाना, कामों के उसमें बढ़ जाता है हीनयाना महायान। तो महायान में क्या हुआ था, एक अमिताभ सूत्रा था, अमिताभ सूत्रा, अमिताभ सूत्रा था। अमिताभ सूत्रा में ही इस बोधिसत्व का क्या है, वर्णन किया है, ठीक है ना, बोधिसत्व अमिताभ सूत्रा में, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक और चीज थी बोधिसत्व में, और दूसरा हीनयान के उसमें आपको बता देता हूँ, इसका था लोटस, आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। एक ला लोटस सूत्रा, लोटस सूत्रा, लोटस सूत्रा जो है वो किसमें, अजिता में, अजिता में, तो आप ये ध्यान रखोगे, ठीक है। बुद्धिज्म से रिलेटेड है दोनों। तो हीनयान और महायान, महायान में अमिताभ सूत्रा में है बोधिसत्व का वर्णन, और लोटस सूत्रा में अजिता का वर्णन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है गाइस। तो इस पार्ट में एक काम करते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है, तो हम सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं, रेस्ट ऑफ द बाकी क्वेश्चन कर देंगे। तो ये बोल रहा है x% ऑफ 20% ऑफ 75 इजिकल टू इतना, हमें वैल्यू निकालनी है x की, जिसमें लिखा हुआ है 20%, 20% ऑफ 175, सॉरी 75 जो है वो इक्वल टू है 225 माइनस x% ऑफ 420। तो हमें क्या करना है गाइस, आप जानते हो 20% को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/5, तो 15%, तो 1/5 ऑफ 75 इज इक्वल टू 225 माइनस ऑफ x% ऑफ 420, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, आपका 15 में से ये इधर चल जाएगा और इधर चल जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 2210 इज इक्वल टू x/100 इंटू 420, ठीक है गाइस। मैंने इसको, इस वाले पोर्शन को इधर ले गया हूँ और इस वाले पोर्शन को 225 से माइनस किया है 15 को, तो ये 210 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 से, और x की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। मैंने इसको मैंने 10 यहाँ दिया, तो ये हो जाएगा 2100 डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल टू x की वैल्यू जो 50 हो जाएगी, ठीक है ना गाइस, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ईयर फ्रॉम नाउ कीर्ति एज विल बी ट्वाइस, मतलब अभी से, तो जैसे अभी क्या है, अभी प्रेजेंट है, तो कीर्ति है ये, ठीक है। कीर्ति एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर ब्रदर कुणाल, तो कीर्ति को मैं के आई लिखता हूँ और कुणाल को मैं के ए लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कह रही है 6 ईयर फ्रॉम नाउ, तो मतलब कीर्ति की अगर एज x थी, मैं आपको ऐसा, और इसकी y थी, तो अभी के 6 साल बाद, तो 6 साल बाद कीर्ति की एज 6/6 होगी और इसकी y x/y+6 होगी, ठीक है ना। और लेकिन कीर्ति की एज क्या होगी, दुगनी होगी अपने भाई से, तो दुगनी लिख दी मैंने, ठीक है। बट 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, आज से अब यहाँ से बोल रहा है, ठीक है। 4 साल पहले सी वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज कुणाल देन, तो 4 साल पहले, तो 4 साल पहले इसकी एज 4 रही होगी, और कुणाल की एज y-4 रही होगी। और ये कहती है कि x-4 इज इक्वल टू कितने टाइम है, 4 टाइम्स ऑफ y-4 है, कुणाल की एज से 4 टाइम। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप मैं बताता हूँ, आप बस इसके रेशियोज को कंपेयर करें, तो कीर्ति क्या है, दुगनी है अपने भाई से, ठीक है। कितना, 6 साल बाद, ठीक है। और 4 साल पहले के बारे में बात करूँ तो वो अपने भाई के कितनी है, 4 टाइम्स थी, तो 4 टाइम्स रेशियो 1। तो अब देखो यहाँ पे कीर्ति की प्रेजेंट एज है, यहाँ पे प्रेजेंट ये बोल रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स थी और यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, तो टोटल गैप कितना है, 10 साल का। तो इन दोनों के बीच आप 10 लिख दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो आ जाएगा 4 1 4 और 2 1 2। फिर इन दोनों का गैप देखिए, आप बोलोगे इनका गैप 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे लिख दीजिए 10, ठीक है। इन दोनों का गैप है 2x, तो 2x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू आ गई 5। वो बोल रही है कि आप बताओ प्रेजेंट एज ऑफ द कुणाल, तो कुणाल कितना यहाँ पे देता है, यहाँ पे ये 4 साल पहले की एज थी कुणाल की, तो कुणाल की जो 4 साल पहले की एज थी वो 5 हो जाएगी। आप यहाँ पे x की वैल्यू आई ना, तो ये बेसिकली x है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगी। और अगर मैं कीर्ति की एज कितनी थी, 4x हो जाती है, ठीक है ना गाइस। ये x मैंने इसके लिए लगा दिया, तो ये हो जाएगी। और 4 साल पहले थी, तो अभी की एज 5, 4 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 9, तो 9 साल, ठीक है गाइस। तो आपको समझ आ गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 - 5 ऑफ 200, ठीक है। 3/5 ऑफ 200, ऑफ 200 का मतलब मल्टीप्लाई करो, एंड 1/2 ऑफ 300, तो 1/2 ऑफ 300, इनके बीच में कितना गैप है, तो 540 है, दिस इज 120 एंड दिस इज 150, तो 150, तो 30 का गैप है बेसिकली दोनों के बीच में, ठीक है। बाय विच नंबर शुड
2/5 मल्टीप्लाई टू गेट, ये कह रहा है कि भाई 5 दूना 10 और 11/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आपको 25 27 मिल जाए। ठीक है, तो आप जानते हो ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 27/11 और 11 को इसको और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11/2005 जो कि पहला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज रेंज सॉ द लार्जेस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत में काम करने वाले मैंने जो याद रखा है, आप लिखते हैं QKTSL, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी थी सबसे ज्यादा जो शासन करने वाली, वो थी तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी में आपको देखो बलबन, सिकंदर लोधी यहाँ पे दे रखा, तो तुगलक ही है, यहाँ पे बचाओ तो तुगलक ही है। तुगलक ने सबसे ज्यादा शासन किया था वही। ठीक है, और इसे मोहम्मद बिन तुगलक को ही मनियारों का राजकुमार कहा जाता था और इसी ने ही आपकी राजधानी दौलताबाद ले गया था। ये चीजें भी आप नोट डाउन कर सकते हो। Who among the following is not a property of a colloid? colloid solution क्या होता है गाइस, जिसमें ना तो पूरे के पूरे होमोजीनियस होते हैं ना ही हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है ना, होमोजीनियस क्या होता है, जो पूरी तरह से घुल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। जैसे आप नमक को डालो पानी में तो पूरी तरह से घुल जाता है। हेट्रोजीनियस होता है जो पूर्णतः घुलता नहीं है ना, घुलता नहीं है। तो घुलता नहीं है तो वो क्या करेगा, नीचे जमीन पे बैठ जाएगा और जमीन पे बैठ जाएगा तो क्या क्या होगा, वो हेट्रोजीनस कहलाता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस और हेट्रोजीनस दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, कोलाइड कैन नॉट स्कैटर अ बीम, तो देखो भाई जो स्कैटर बीम नहीं करता है वो ये करता है, होमोजीनस स्कैटर ऑफ बीम नहीं करता है, ये स्कैटर ऑफ बीम करता है। तो जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है, जो कोलाइड होता है ना गाइस, वो थोड़ा सा क्या करता है, होमोजीनस का लेता है, थोड़ा सा हेट्रोजीनस का, मतलब पूरी तरह से कोलाइड हेट्रोजीनस भी नहीं होता और पूरी तरह से होमोजीनस भी नहीं होता। तो होमोजीनस क्या करता है, लाइट को स्कैटर नहीं करता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता है, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा करता है, लाइट को ना मोड़ता है, हल्का सा बेंड करता है, तो वो हेट्रोजीनस होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करता है, लाइट को इधर उधर थोड़ा सा मोड़ता है, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आपको याद रखना, तो ये बोला कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ कैन नॉट स्कैटर, जबकि ये स्कैटर करता है और उसी स्कैटर को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देवे, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाय, कि मल्टीपल 7 का मल्टीपल बताओ जो क्या करेगा, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 12 लीव रिमाइंडर 1। तो 7 का मल्टीपल बताना जो क्या 7 का मल्टीपल हो, जो कि 6 8 और 12 से हम डिवाइड करें तो हमेशा क्या बने, एक रिमाइंडर बने। ठीक है गाइज, तो वैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़े नंबर थे नहीं, तो आप डायरेक्टली अगर हम देखना चाहें तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो आप बोलोगे कि इनका एलसीएम क्या उतना होता है, इनका एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 दैट इज 8 या 24, 24 इनका एलसीएम हो गया। तो अब 24 में से हम क्या करेंगे गाइस, 24 तो एलसीएम हो गया, तो हमें रिमाइंडर चाहिए, तो 24 के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7। वैसे ऐसे करते हैं ये काम कि रिमाइंडर बनना चाहिए 1। तो अगर मैं 1 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 25, जिसमें 4 रिमाइंडर आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना गाइस, तो मैं क्या करूंगा, 2 डालूंगा, तो 2 डालोगे तो आ जाएगा 49 और ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो दैट मीन ये 7 का मल्टीपल है और ये 6 8 24 12 से डिवाइड करने पे इस तरह से करते हैं, तो आंसर आ गया आपका 49। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आई सेल आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो 20% का लिख सकते हैं 1/5, मतलब अगर 5 कॉस्ट प्राइस थी तो 1 उस पर प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 5 रुपए की चीज थी तो उसने 6 रुपए में बेची। ठीक है, इस बात को ऐसे लिखते हैं। तो 20% एंड बी सेल टू सी एट 20%, तो बी क्या करता है, बी भी इसको 20% प्रॉफिट में बेच देता है एंड सी पेज 360 रुपये। तो गाइस देखो, ए ने क्या किया, किसी ए के पास कोई चीज थी, उसने उसे 6 रुपए में बेचा, 5 रुपए का प्राइस था। ठीक है ना, फिर बी ने क्या किया, सी को बेचा, बी ने भी इसको बेचा प्रॉफिट में 6/5 में, और सी ने कितना पे किए, 360 रुपए पे किए। तो इसको इस तरह से करते हैं। एंड व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर इट, तो मुझे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस आप जानते हो 6 6 36 को यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25 और 25 मतलब 250 रुपए। तो ए के लिए वो कॉस्ट कितने रुपए रही होगी, 250 रुपए रही होगी। BU कॉइन इज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडियन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग होलसेल, तो BU कॉइन क्या है, जो भी कॉइन है वो सब क्रिप्टो करेंसी है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना गाइस, तो क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पे पूछा है आपसे कि इनका बताइए, तो आप जानते हैं गाइस, देखो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी अगर होता है कब, जब ए प्लस बी अगर 90 डिग्री आ रहा हो तो इनका जो होता है वो होता है 1। ठीक है, उसी तरह साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी जो होता है वो भी होता है 1, कब, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना,
तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 2 प्लस 68, तो 22 प्लस 68 दिख रहा है कि 90 होता है, तो ऊपर वाले का सम 1 हो जाएगा, ये भी 1 बनाएगा तो ये जाएगा 1/2 माइनस ऑफ, यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर 16 cos 16 साइन 74। तो साइन 74 को गाइज मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन 74 को मैं लिख सकता हूँ cos क्या लिख सकता हूँ, cos 16 लिख सकता हूँ गाइस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। तो जो ये वैल्यू होगी cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा यहाँ पे देखो, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 16 और माइनस ऑफ cos स्क्वायर 16। साइन स्क्वायर 16 cos स्क्वायर 16 जो है गाइस वो क्या बना रही है आपकी, यहाँ पे माइनस, मैंने माइनस कॉमन लिया और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1, तो आप करोगे तो ये आ जाएगा -1/2, तो आंसर ये हो जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है, तो आप जानते हो पैलोग्राम रोम्बस और स्क्वायर क्या था, एक फैमिली का पार्ट है, जबकि ट्रेपेजॉइड क्या है, अलग फैमिली का पार्ट है। तो जब ये पैलोग्राम के अंदर रोम्बस आ गया, रोम्बस के अंदर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, और ट्रेपेजॉइड क्या होगा, अलग होगा, तो ये वाला आपका बनना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38, अ बैग कंटेन द कार्ड्स नंबर बिटवीन 33 and 92, इफ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन ड्रॉन द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है और आपसे बोला कि 33 नंबर से लेकिन 92 नंबर रहता है। पहले देखो कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल लोगे तो टोटल फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, टोटल फेवरेबल जो आपके फेवर में है मतलब, और जो टोटल नंबर है, तो टोटल नंबर इन दोनों के बीच में पहले मुझे निकालना पड़ेगा। आप दोनों को पता है कि 90 अगर आपको पता है 92 में से 33 लो, ठीक है गाइस, 92 में से 33 माइनस कर दो, उसमें एक जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 59 आएगा प्लस एक 1, टोटल डिजिट थी 60, तो टोटल 60 लोग आ गए, ठीक है। अब बोल रहा है स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 33 से 92 के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, एक 36 का है, एक 49 का है, एक 64 का है और एक 81 का है, जो कि 9 का है, 8 का है, ठीक है, 7 का है और 6 का है, यही तो परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो सिर्फ 60 में से 4 नंबर ही ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं हमारे फेवर में है। हमारे फेवर में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 1/15, तो आंसर इज 1/15। ओके गाइज, तो आपको बात समझ गई होंगी, आ गई होगी। तो बोल रहा है एलसीएम ऑफ 30, 40 और 45, तो 40 देखो, 30 को हम क्या लिख सकते हैं गाइज, 30 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5, 15 इंटू 2, 30। 40 को क्या लिख सकते हैं गाइज, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, दैट इज 8 और 5, 8 5 40, 2 की पावर 3। 45 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 इंटू 5। तो इनका एलसीएम लेने के लिए जो हाईएस्ट पावर है वो काउंट कर लो, 2 की पावर 3, फिर यहाँ पे 3 की पावर 2 और लास्ट में 5, तो ये आ जाएगा 8 9 जा 72 और 72 5 जा 360, तो 360 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 5, दिस इज एलसीएम एंड दिस इज 360, तो ऑप्शन आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो कौन सा डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है, जो डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, तो इसका नाम बोलते हैं सोनार, ठीक है, सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है गाइस, तो इसको याद रखना, तो आपको ध्यान रखना। तो वैसे मेजर की क्या होती है, मेजर आप कई लोग सोचते होंगे मेजर क्या है, तो ये माइक्रोवेव से रिलेटेड होती है, ठीक है, माइक्रोवेव ये क्या करती है, अल्ट्रासोनिक यूज करती है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो यूज करती है, और ये माइक्रोवेव से रिलेटेड है, अल्ट्रासोनिक बैट भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार पूछा था तो आप याद रखिएगा, बैट से इक्वलेशन करते हैं, ठीक है, इक्वलेशन क्या करते हैं, चिल्ला के जो बैट की वापस आती है ना, उसी चीज पे डिपेंड करती है आपकी कौन, सोनार, ठीक है, याद रखना। इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन आर द इंक्लाइन ईच अदर, तो इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन ये दूसरे से कितने कितने डिग्री पे बनाते हैं, तो आपको पता होगा अर्थ का इक्वेटोरियल और जो ऑर्बिटल प्लेन है अर्थ का वो 23.5 डिग्री पे क्या कटता है एक दूसरे को, तो 23.5 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन नेम्ड एज द लीडर पोजीशन ऑफ द राज्यसभा इन फरवरी, करंट का है, तो आपको पता होना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे था, जो नबी, ठीक है, नबी जी की जगह लेंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, ये फरवरी की 2021 का करंट अफेयर था।
तो आंसर आपका मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा हैज द न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये न्यूक्लियर प्लांट फतेहाबाद में, आपको याद होना चाहिए, स्टैटिक जीके का सवाल है। इन what टाइम द 3200 इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली बिकेम्स 33162, तो ये क्या पूछ रहा है, कितने साल में ये आपका जो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो मतलब देखो 12 महीने का 12th मंथ का आपको दिया हुआ है 10%, ठीक है। तो क्वार्टरली का मतलब क्या होगा, क्वार्टरली का मतलब होता है जो आपके क्या मतलब 1/4, तो 1/4 मतलब 3 मंथ का, है ना। इसको 1/4 करोगे आप, तो 1/4 करोगे तो ये भी 1/4 होगा, तो 1/4 होगा मतलब 5/2 का 5/2% होगा रेट। तो आपके लिए 3 महीने का जो होगा, 3 महीने के 4 बार चलेंगे, और 4 बार चलेंगे तो मतलब 5/2 रेट होगा। तो वो पूछ रहा कि 5/2 मतलब 2.5% रेट, ठीक है, आपका 2.5% रेट है। तो वो कह रहा है कि भैया जो 3200 से है ना, 3200 से 3362 कितनी बारी में चले जाएगा, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट है आपका 162 रुपये, तो 162 रुपये मिलना चाहिए आपके कितने रुपए पे, 32 रुपये, 3200 रुपये पे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो आपसे अगर मैं देखूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, तो आप बोलोगे कि ये जो होता है 16200, इसका परसेंटेज अगर मैं निकालूं, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें बोलना पड़ेगा ये 5.625% के आसपास आ रहा है, ठीक है गाइस, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये, ठीक है। तो ये कब आएगा, अब देखो टोटल ये है क्या, ये टोटल है, टोटल टोटल व्हाट, हाँ टोटल रेट है ये, टोटल रेट। तो देखिए गाइस, मेरे पास 5.5 2.5 का रेट है 3 महीने के लिए, और मुझे 5 के आसपास जाना है, तो इसका मतलब है 2.5 यहाँ पे, अगर मैं इसको 5/2 लिखूं, पहले 3 महीने के लिए 5/2 मिला होगा, दूसरे महीने के लिए 5/2 मिला होगा, और आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में 5/2 इंटू 5/2 जब 2 बार के लिए निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5-6 के आसपास आना चाहिए। तो ये तो बन गया 5/2 इक्वल टू 5% इन दोनों का, और प्लस इसको अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 25, और 25/4 और ये हो जाएगा 400, और इसको मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 1/8, और 1/8 का मतलब कितना हो जाता है गाइस, सॉरी 1/16, 1/16 होगा ना, ये 25 से कटेगा, 25 8 200 होता है, तो 25 16,400, तो 1/16, और इस 1/16 को आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट से काटेंगे, तो पॉइंट से काटने पे कितना आ जाएगा ये अप्रॉक्स, ओके। तो इसको मैं पॉइंट से काटूंगा तो ये जगह जीरो, फिर जीरो आएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा 100, और 6 96 आएगा, और आपका 40 बन जाएगा, 32 हो जाएगा, लास्ट में 5 आएगा, तो 0.065 दैट इज 5 प्लस 5.0625, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वलेंट है, इसके इक्वलेंट है, यहाँ पे 0.625 बनता। तो इसका मतलब है आधे साल में, 2 टर्म में ही, मतलब 3-3 महीने की जो 2 टर्म होगी उसमें ही आपको क्या मिल जाएगा गाइस, आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा 3362, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगी इंटरेस्ट के साथ। ओके गाइज, द नेम द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन दैट ऑर्गेनिजम्स टेक्स न्यूट्रिशन एंड द सॉल्यूशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म से जो चीजें लेते हैं ना गाइज, उनको बोलते हैं सेरोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो खुद बनाते हैं, बेसिकली ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है गाइज। और सेप्रोफाइट्स क्या होता है, जो डेड एनिमल से चीजें को लेते हैं, उनको बोलते हैं डेड, इनसे रिसोर्सेज चूसते हैं, उनको लेते हैं। बेसिकली सेप्रोफाइट्स के अगर मैं एग्जांपल दूं, तो बेसिकली क्या हो गया, जो अगर एग्जांपल दूं तो मैं फंगस को देखा है आपने, जो प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं ना, तो उनके ऊपर फंगस वगैरह शुरू हो जाती है, तो वो कहते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो ए बी सी एंड कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days वेयर सी कैन अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 42 days। जो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 14 दिन में करते हैं, सी अकेले काम को 42 दिन में कर देता है, तो बोल रहा है कि ए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो यहाँ पे 3 एफिशिएंसी आती है, अगर मैं यहाँ से लूँ तो यह जगह 42, सी की एफिशिएंसी 1, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है गाइस, तो यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, ठीक है, ए प्लस 2 की एफिशिएंसी रहेगी। तो 42 टोटल वर्क है, उसमें से 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 21 डेज में, तो 21 डेज में ए बी दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है आपको कि क्या है। तो देखो यहाँ पे 7, 9, 13 और 21, तो 17 में से यहाँ 2 गया, यहाँ 4 गया, यहाँ 8 गया, तो यहाँ 16 आ जाएगा, दैट इज 37 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इनमें से बोला कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, तो इनकरेक्ट पेयर है वो है यूआरएल का। यूआरएल का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स होता है, रिजर्व नहीं होता, रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी फैसिलिटी
और डीबीएस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे रिजर्व नहीं होता, रिसोर्स होता है, इस बात को ध्यान रखना। 49वां क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू -5 है और b इज इक्वल टू 5 है, देन a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो a को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस b को रखेंगे 25, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 50वां क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, क्या पता जूम हो जाए। ठीक है, तो अब आपको दिख पा रहा होगा, मैं आपको फिगर बना देता हूँ। तो देखिए, ये कह रहा है कि एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, यहाँ से टेंजेंट गई और ये डायमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर है, यहाँ पे सेंटर है। ये कहता है बी ए और ये यहाँ से इसको पी पे टच कर रही है, जो मैं फिगर बना पा रहा हूँ, आपको दिख पा रहा होगा, ये वाली है। तो गाइज ये दे रखा है और ये आपको दे रखा है 36 डिग्री, 36 डिग्री दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये वाला बी पी क्यू ये वाला एंगल पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो मैंने लार्ज करके दिया है, 36 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे देखिए, चीज नोटिस करिए, अगर ये आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो अगर ये एंगल निकालना है तो आप जानते हो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, जो ये वाला एंगल होता है वो हमेशा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो मतलब जो एंगल ये वाला है और ये वाला एंगल है, ये थीटा डिग्री हो गया सपोज। तो जो ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा डिग्री होगा गाइस। तो थीटा डिग्री आप निकाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, जो मैं अभी इस वो कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। चलो इस वाला ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल है। तो गाइज ये रेडियस है और ये रेडियस है, इसका मतलब ये वाला थीटा भी थीटा डिग्री होगा। अब ये वाला नीचे वाला जो ये वाला ट्रायंगल है ना, ऐसे बन रहा है जो, तो ये वाला पॉइंट O हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला। ठीक है, तो ये वाली रेडियस है, ये वाली रेडियस है, तो ये भी थीटा डिग्री और ये थीटा डिग्री, और यहाँ से निकल रहा है आपका 36 डिग्री एंगल। तो जो 36 होगा तो ये 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 एक्सटीरियर एंगल, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 18। तो यहाँ पे आपने बोला 90 प्लस थीटा, 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका 3 है। इन्होंने गलत किया हुआ है, एक ऑप्शन लिखा है जबकि 108 होना चाहिए था। ठीक है गाइस, तो दोनों जगह पे क्या लग रही है, यहाँ पे से आपने निकाला है कि ये 90 प्लस थीटा होगा और ये 36 डिग्री होगा, तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 36 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल, तो थीटा की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी, और 18 आ जाएगी तो यहाँ पे 90 प्लस कर लेंगे, 90 प्लस 18 करेंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, तो ये अलग कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है इसके बाद क्या आएगा, अगर आप ABCD लिखोगे तो CDE, C के बाद D आना था और D छोड़ के E आ गया, तो E के बाद F छूटेगा, F के बाद G आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे G आ गया, HIJ, यहाँ पे I छूटा, J आ गया, J के बाद K छूटेगा, L आ जाएगा, तो GL। ठीक है, फिर आता है D के बाद E छूटा, F आ गया, F के बाद G छूटा, फिर H आ जाएगा, तो GLH आपका पहला ऑप्शन है जो कि हो जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आप क्या कर सको गाइज, अपनी प्रिपरेशन प्रीवियस को पेपरों को देख के भी आप थोड़ा से अच्छे कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।